नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं 2020 के लिए, उसके भाग 34 को पूरे विस्तार में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की टेस्ट सीरीज जो हमारी है, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपको बताना है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसको दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो किसका कौन करता है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। आप इसे याद रखिएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है लोकसभा में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा किस अनुच्छेद के तहत इनको मनोनीत किया जाता है, तो अनुच्छेद 331 से के तहत जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लोकसभा में जो है कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, लोकसभा का जो सत्र है वह एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है, तो लोकसभा का जो सत्र है वह एक वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वर्ष में 2 बार जो है लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोकसभा के सत्र का अवसान कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा के सत्र का अवसान करता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसका लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सीटें कितनी हैं, तो 80 हैं। तथा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो टोटल 31 हैं। इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश है लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में सबसे आगे है। टोटल लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेंगी आपको और राज्यसभा की 31 सीटें। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं। आपको बताना कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें क्या मिलता है। तो परमाणु के नाभिक में आपको मिलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो परमाणु का केंद्र होता है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। आपको पता होगा, जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। आप याद रखिएगा, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तथा यह जो प्रोटॉन होते हैं किस प्रकार के होते हैं, तो ये धनावेशित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन जो होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तथा इसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा जो परमाणु के नाभिक का चारों ओर चक्कर लगाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु में, मतलब परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। इसे भी आप याद रखिएगा, किंतु यह बाहर होता है। यहाँ पे नाभिक के अवयव की मेन बात हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा, तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वह चैडविक के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। वही इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। किसने, तो जे टॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और इसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज की थी किसने, तो रदरफोर्ड ने। किसने, तो रदरफोर्ड के द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज की गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। तो तीनों आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। अगला प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों की
परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह परमाणु मतलब परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाते हैं समस्थानिक। तो आप इसे याद रखिएगा, यह कहलाते हैं समस्थानिक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही। समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन कराता है भौतिक परिवर्तन। तो आप इसे याद रखिएगा, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, भौतिक परिवर्तन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली जो पर्वत है इसमें से अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो आप इसे याद रखिएगा, अरावली पर्वत जो है यह एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं ये किसके मध्य स्थित हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो नर्मदा ताप्ती नदियां ये भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं। आप याद रखिएगा, ये भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं तथा ये कहाँ जाके गिरती हैं? तो ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं दोनों नदियाँ। कई बार एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं तथा ये जाके अरब सागर में गिरती हैं तथा किसके मध्य ये होकर बहती हैं? तो सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य होकर बहती हैं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। तो आप इसे याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य स्थित हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये जो दो नदियाँ हैं भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं तथा जाके अरब सागर में गिर जाती हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पे कौन सी पहाड़ियां आपको मिलेंगी? तो नीलगिरी की पहाड़ियां। तो आप इसे याद रखिएगा, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तथा ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इनकी सर्वोच्च चोटी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो है दोदा बेट्टा। क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वह है दोदा बेटा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो जो माउंट एवरेस्ट है यह कहाँ पे है? तो माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगा नेपाल में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है तथा यह विश्व की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। आप याद रखिएगा, पूरे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट तथा यह आपको नेपाल में मिलेगी तथा इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था यह कहाँ पे हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महापरिनिर्वाण से मतलब यहाँ पे मतलब बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था यह हुआ था कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? तो जो महात्मा बुद्ध थे वह कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। उदयन के शासन काल में जो है बुद्ध जो थे महात्मा बुद्ध वो कौशाम्बी गए हुए थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं, ये जो धर्म चक्र परिवर्तन है किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो महात्मा बुद्ध ने जहाँ अपना पहला उपदेश दिया था उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो अब आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था तथा इनके प्रथम उपदेश को ही कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है जो पहली बौद्ध संगति हुई थी इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो महाकश्यप इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाकश्यप के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी पहली बौद्ध संगति की। तथा यह जो पहली बौद्ध संगति थी इसका जो आयोजन था किया गया था राजगृह में। कहाँ पे? तो राजगृह में इसका आयोजन किया गया था। किसके शासन काल में किया गया था?
तो उस समय शासनकाल था अजात शत्रु का। तो आपको याद रखना है, जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वह अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी राजगृह में, तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा डेट क्या था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टाइम क्या था? तो 483 ईसा पूर्व में जो है पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शिद कुली खां, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। मुर्शिद कुली खां जो था मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त होने वाला अंतिम बंगाल गवर्नर था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिराजुद्दौला जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो था यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित किया गया था। प्लासी के युद्ध हुआ था आपका 1757 में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया था, हरा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी जाती है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा जाता है? तो यह जो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा है यह दी जाती है किसको? तो रॉबर्ट क्लाइव को। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अब हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, जो विश्व तंबाकू दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व तंबाकू दिवस है यह मनाया जाता है 31 मई के दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 मई के दिन जो है विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में इसरो अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बना रहा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसरो जो है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसको हम कहते हैं, यह अपना जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है यह बना रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है चेल्लाकेरे, ये जगह इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कर्नाटक में एक जगह है चेल्लाकेरे, यह कर्नाटक के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। यहीं पे जो है इसरो अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बना रहा है। अगला प्रश्न है, नूर जो है किस देश का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है? तो नूर जो है यह ईरान का पहला मिलिट्री उपग्रह है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा ईरान के द्वारा नूर के अलावा एक और सैटेलाइट छोड़ा गया था जिसका नाम है जफर। तो नूर जिसमें से मिलिट्री सैटेलाइट था, एक अन्य सैटेलाइट था जफर, इसे भी आप याद रखिएगा। ईरान की नई करेंसी है टोमान। क्या है? तो टोमान जो है ईरान की नई करेंसी है। तथा ईरान की राजधानी आपको मिलेगी तेहरान। तेहरान क्या है? ईरान की राजधानी है। तथा ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश में बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश में बाजार कर्ज लेने के मामले में सबसे ऊपर राज्य था तमिलनाडु। तो राइट आंसर आपका जाएगा तमिलनाडु जो था बाजार कर्ज के मामले में पहले नंबर पे था। उसके बाद महाराष्ट्र था और तीसरे नंबर पे था राजस्थान। अगला प्रश्न है, होप मार्स मिशन जिसको अल अमर के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो होप मार्स मिशन किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। संयुक्त अरब अमीरात जो है यहीं पे IPL खेला जा रहा है 2020 का। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशिया कप 2021 का जो आयोजन है यह किया जाएगा श्रीलंका में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 88 साल बाद भारत की सबसे बड़ी तितली कौन घोषित की गई है? तो 88 साल बाद भारत की जो सबसे बड़ी तितली है घोषित की गई है गोल्डन बर्ड विंग। इससे पहले थी साउदर्न बर्ड विंग, परंतु 88 साल बाद जो है अब गोल्डन बर्ड विंग को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित कर दिया गया है। यह आपको मिलेगी हिमालय में यह पाई जाती है तथा उत्तराखंड में। इसे भी आप याद रखिएगा, उत्तराखंड में यह पाई जाती है हिमालय में। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग तथा यह भारत की सबसे बड़ी तितली बन गई है। इससे पहले भारत की सबसे बड़ी तितली थी साउदर्न बर्ड विंग। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, कौन सा राज्य 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाता है?
तो जो खोंगजोम दिवस है यह मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। तो यहाँ पे दोस्तों जो टेस्ट सीरीज आरआरबी एनटीपीसी की हम चला रहे हैं उसके भाग 34 को हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। इसके अगले भाग को हम जल्दी आप तक प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।